नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और इन साइंस की क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और इस ग्रुप डी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के, किस लेवल के और किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी का यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक प्रकार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, बहुत खास क्लासेस बनती है। अगर आपने ये क्लासेस देख ली तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस प्रकार के, किस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो वही लेवल की तैयारी मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ और वही लेवल की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा और यहाँ पर उनके आंसर भी दूंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे एक अच्छी प्रकार से आने वाले एग्जाम्स के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी प्रैक्टिस की जाए तो आप इन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी का आपको पता है कि क्लासेस आपको रोजाना 12 बजे मिल रही हैं। ग्रुप डी की प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार है। अगर आपने तैयारी पहले की है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, तो ये क्लासेस के अलावा ग्रुप डी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। आपके पास में फिजिक्स की क्लासेस की प्रैक्टिस सेट भी बने पड़े हैं, आपको बायो के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, आपको पूरी साइंस के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। भाई सब कुछ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहें तो। नहीं पढ़ना चाहते तो भाई इसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी का आपको बता दूं कि ये क्लास के अलावा बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी। तो बेटा एक चीज बता देता हूं कि एक एप्लीकेशन जो कि हमारी एप्लीकेशन है, इस चैनल के लिए एप्लीकेशन है, उसका नाम है बाई एससी ऐप। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर रजिस्टर करेंगे, पहली बार अगर आपने डाउनलोड किया है तो रजिस्टर करेंगे, आप पहले कर चुके थे तो फिर लॉग इन कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज हैं। 99 रुपए में भरे पड़े कोर्सेज आपको यहाँ मिलने वाले हैं, सस्ते कोर्सेज के साथ में, अच्छी पढ़ाई के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में और बहुत अच्छी तरीके से स्किल्स के साथ में आपको यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें कि हमें 99 रुपए में क्या पढ़ाओगे। बेटा 99 रुपए के कोर्सेज हैं और बहुत अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर पढ़ाएगा। इसमें आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी डेमो क्लासेस जरूर देखिएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं, चाहते हैं टेस्ट लगाना, तो आप यहाँ आकर टेस्ट भी लगा सकते हैं। और सिग्मा जुड़ चुके हैं भाई, नमस्ते। इसके अलावा जो साथी जुड़ते जाएं तो वो एक बार पहले ही मैं बता देता हूँ कि जब भी आप जुड़ें आप पहले शेयर कर दें, अपने साथियों को इन्वाइट कर लें और उसके बाद में फिर पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अब पढ़ाई पर ही फोकस करना है सबसे ज्यादा। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी क्लास को आज स्टार्ट करता हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताना चाहूंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन के आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ये है फॉर्मिक अम्ल के बारे में, फॉर्मिक एसिड के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। बताओ कितनी क्लासेस में मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर इससे सबसे सरल, भाई सबसे सरल क्वेश्चन भी है और सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा बेटा। आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे सोचते हैं ना कि आंसर नहीं देंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे। भाई कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्वमेंट से दूर भाग रहे हैं बेटा। जब किसी भी चीज में ना कहते हैं ना घुस जाते हैं, आंसर भी देंगे, बोलो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, चीजें अपने आप आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम शांत बैठते हैं ना, इस तरीके से बैठे करते रहो क्या करोगे, तो चीजें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहीं से आती है बोरिंग और यहीं से आता है क्या, यहीं से आता है आपके अंदर नींद का भाव और फिर आता है क्लास को बंद करके सोई जाते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं बेटा। फॉर्मिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका HCOOH। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है HCOOH। और इस HCOOH को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, यहां पे आपसे पूछा जाए, इसके अलावा भी पूछ लिया जाए कि और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो बेटा याद रखना इसे CH2O2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, CH2O2 भी लिखा जाता है। और आपको यह भी याद रखना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड। इसे क्या कहा जाता है, मैथेनोइक अम्ल कहा जाता है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये मैथेनोइक अम्ल कहीं ना कहीं चींटी के डंक में पाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा चींटियों के डंक में मिलने वाला एसिड अगर कोई है तो वो कौन सा है, मैथेनोइक एसिड है। और यही है जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड है। यही है जिसको HCOOH के नाम से जाना जाता है और यही है इसे CH2O2 के नाम से भी जाना जाता है। बाकी की आप बात करेंगे, CH3COOH क्या है बेटा, ये एसिटिक एसिड है। ये क्या है, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड।
आप देखेंगे H2CO3 क्या है, इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड कहा जाता है अगर आपको ये भी पूछा जाए तो बेटा मैंने ये भी बता दिए, आपका आंसर भी बता दिया। और HCHO की बात करेंगे तो आप इसे क्या कहेंगे, सर इसे ना फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। तो अब आपके पास में सारे क्वेश्चन के भी आंसर हो गए, इसका भी आंसर पता चल गया, चीटी के डंक में भी पता चल गया, इसका आपका आईपीएससी नाम भी पता चल गया, और यहां पर दूसरा यहां पर सूत्र भी पता चल गया। चलिए ठीक है, सिग्मा, हाँ जी बिल्कुल, नमस्ते भाई। ब्रजेश बघेल ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कार्बनिक यौगिक नहीं है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। तो बेटा याद रखना, जब भी हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में और अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ाया जाता है। जब आपसे कहा जाए ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक के बारे में कहा जाए तो बेटा आप खुद सोचो, जो कार्बनिक है जिसके अंदर कार्बन होगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, उनके बीच में बॉन्ड होगा, वो कार्बनिक यौगिक होंगे। यानी इनके पास में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। इनके पास में क्या होना चाहिए भाई, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा अपने साथ में और हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वो सह संयोजक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब जब मैं बात करूं यहां पे इनऑर्गेनिक की, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया भैया, ऐसे पदार्थ होंगे जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनेगा ही नहीं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बंध नहीं बनेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अकार्बनिक यौगिक। जैसे जैसे मतलब जैसे बन जाए, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया हमने, ठीक है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, क्या यहाँ पे C और H हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, नहीं है। यहाँ पे अगर हम साइनाइड बना दिया, लो अब आप बताओ क्या कहेंगे, इसे एक अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। इनमें से आप अब बता दीजिए क्या होगा कार्बनिक यौगिक। भैया यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये तो कार्बनिक यौगिक है, हाँ जी बिल्कुल है। इसके पास C है, इसके पास H है, इसके पास O है, इनमें C और H के बीच में बॉन्ड भी बनेगा, कार्बनिक। दूसरा कह रहा है भैया CH4 है, CH4, हाँ जी बिल्कुल CH4 है, यानी मीथेन है, और मीथेन के पास में कार्बन हाइड्रोजन है, हाँ जी हैं। फिर आता है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसमें C और H के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C तो है लेकिन H नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर C। बाकी का यहाँ पे CH3 COOH में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है, और इसी प्रकार से आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ये लो 3 में पूछा गया फिजिक्स का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिजिक्स के बारे में, कहता है क्या कि 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल लग रहा है। क्या लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। भैया एफ दे रखा है कितना, 20 न्यूटन का। सीधा सीधा एक क्वेश्चन का आंसर हमें निकलना है, पता चल गया। क्या पता चला कि जो 4 किलोग्राम है ना, ये क्या होगा भैया, ये तो मास होना चाहिए, ये तो द्रव्यमान होना चाहिए, तो एम क्या है यहाँ पे 4 किलोग्राम। आगे कि 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है, अगर ये विराम अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया, प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो गया। फिर क्या कहता है कि यहां पर ना 5 सेकंड के लिए बल काम करता है, कितनी सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बल काम करता है, तो टाइम भी पता है मुझे। अब कहता है बेटा अंतिम चाल निकालो, यानी अंतिम वेग निकाल दो इसका। ये हमारे पास में चीजें दे रखी हैं और हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। सर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, कौन सा लगाओगे, जहां पे अंतिम वेग की बात की जाएगी। कहां देख बात की जाती है अंतिम वेग की, सर समीकरण में बात की जाती है, गति के समीकरण में। गति का पहला समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण है, जहां पे अंतिम वेग की बात की जाती है। और कल क्वेश्चन कराया था, किस समीकरण में अंतिम वेग की बात नहीं होती, दूसरे समीकरण में अंतिम वेग की बात नहीं होती, क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, B आता ही नहीं है, इसलिए दूसरा समीकरण आपका अंतिम वेग की बात नहीं करता। पहला समीकरण है आपका B बराबर U प्लस AT, क्या है, B बराबर U प्लस AT, और जब यहां पे U प्लस AT हो गया, क्या हमारे पास में एक्सलरेशन दे रखा है, क्या यहां पे
एक्सेलरेशन हमें तो दिया ही नहीं है, हमें u दिया है, इसके अकॉर्डिंग t दिया है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं है। फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने क्यों लगाया फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे फोर्स दे रखा था, इसलिए लगा दिया मैंने फोर्स का फॉर्मूला। और फोर्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी है सर, 20 है। हाँ जी 20 है। एम निकालना है कि है हमारे पास कितना है, 4 किलोग्राम का। और एक्सेलरेशन ये तो हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास होता तो हम यही लगा देते। अब आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4, और ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5 आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही ये आया ना, फिर हमने फिर से करना स्टार्ट कर दिया। क्या, ए की वैल्यू लगा दो यहां पे इस समीकरण में, क्योंकि मेरे पास में b बराबर u प्लस 80 है। u की वैल्यू क्या है, 0 है। a की वैल्यू क्या है, 5 है। t की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 5 सेकंड है। और इसी प्रकार से मेरे पास अंतिम वेग निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, ब्रजेश का आंसर आया सी। तो किस प्रकार से सॉल्व करना होता है बेटा, पहले चीजों को देख लो। दिया क्या है, फोर्स दिया था, मास दिया था, आपका प्रारंभिक वेग के बारे में बता दिया था उसने, और यहां पे टाइम दे रखा था, हमें अंतिम वेग पता करना था। अब उसने बोला अंतिम वेग पता करना है, तो अंतिम वेग का फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा है, गति के पहले समीकरण में है और गति के तीसरे समीकरण में। हमसे सबसे इजी वे तो हमारे पास यही है, b बराबर u प्लस 80। u का मान पता कर लो, t का मान पता कर लो, a का मान पता कर लो, तुरंत आंसर। यहां पे a था ही नहीं, और जब ए नहीं था तो कहां से लाएं ए, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है फोर्स का, कौन सा होता है, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए है, तो क्या हमारे पास फोर्स दे रखा था, हाँ जी दे रखा है। क्या मास दे रखा है, दे रखा है। तो सीधा सीधा यहां से एक्सेलरेशन निकाल दिया, कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वही वैल्यू जो है 5 वाली वो इसमें रख दी। यू की वैल्यू पता थी 5, ए हमने निकाला है, टी हमें दे रखा था, आंसर आ गया 25। आया समझ, एएसपी, हाँ जी बिल्कुल जुड़ जाओ भाई, बिल्कुल जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है भैया, ये कह रहा है ना कि मुझे ये बता दो कि इनमें से कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि विलयन अम्लीय है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, यहां पे याद रखना, ये चीज याद रख लेना, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर इजी टू मॉडरेट हैं तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ा ही नहीं है तो आपके सामने इजी भी रख दो तब भी नहीं आएगा, इसलिए कहता हूं पढ़ लो। और इसीलिए आपकी क्लास चल रही है, और क्लास इसी वजह से चलाई जा रही है कि आपको चीजें समझ में और आ जाएं। आपने अगर पढ़ रखा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो भाई आपको 3 से 4 बार चीजों को देखना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। चलो बात करते हैं, पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है। भाई अम्लीय होने की शर्त क्या है सर, एक शर्त तो है, हमारे पास में क्या होता है, पीएच पैमाना होता है। ठीक है, जिसे हम फुल फॉर्म की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच की वैल्यू कर गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, पीएच मान जो है वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। हाँ जी होते हैं। अब आपके इस पैमाने में बीच में रखते हैं हम 7, और इधर रखते हैं 0, और इधर रखते हैं 14। ठीक है, 7 से कम है तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये एसिड हो जाएगा, 7 से कम है तो। ठीक है, अगर उसने बोल दिया 7 है तो भाई भैया ये हो जाएगा आपका उदासीन यानी न्यूट्रल, इसे कहते हैं उदासीन, और इसे इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रल। ठीक है, जैसे ही वो 14 हो जाएगा तो इसका मतलब यानी 7 से लेकर 14 के बीच में अगर कहीं पर कुछ भी है तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, याद रखना, इसे कहेंगे हम बेस। ठीक है, 7 से कम है एसिड, 7 से ज्यादा है बेस, और 7 है तो उदासीन। पहला ऑप्शन कहता है कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो बेटा यही तो बताया था, 7 से कम है एसिड है, ए सही है। बी कहता है यह नीले लिटमस पेपर को ना लाल कर देता है। जो लिटमस पेपर है ये एक प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। जैसे ही इनको डुबोया जाता है एसिड में, जैसे ही हम एसिड में डुबोते हैं तो ये क्या कर देते हैं बेटा, ये अनिल कर देते हैं। अनिल का मतलब है कि अम्ल में डुबाने पर आ से हो जाएगा आपका अम्ल, नी से हो जाएगा आपका नीला, और यहां पे ला से हो जाएगा लाल। ठीक है, तो अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, तो ये बात सही है, ये तो बिल्कुल बात पता चल गई, अनिल के नाम से पता चल गया। बी भी सही है।
तीसरा कहता है ये धातु है ना, उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर ये धातु के साथ में जुड़ेंगे, मैंने यहां पर ये बता दिया कि मान लीजिए मैंने ले ली धातु Zn और इसकी अभिक्रिया करा दी किससे, अम्ल से, क्योंकि वो कह रहा है भैया HCl के साथ में अभिक्रिया जैसे ही कराई तो हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, ये निकल के आ गया ZnCl2 और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल के आ गई। और ये तो बात सही कह रहा है ना, सी भी सही है। बचा कौन सा, डी। बेटा डी तो हमारा उपरोक्त सभी की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चीजों को समझ लिया कि पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। अगर यहाँ पे लिटमस पेपर की बात करेंगे तो ये नीले को लाल कर देगा, अगर ये धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो बेटा ये हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, अगर यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज में डुबोने पर इसका रंग जो होगा वो गुलाबी हो जाएगा, अगर फिनोफ्थलीन की बात करेंगे तो विलयन में मिलाने पर इसका कोई भी कलर नहीं आएगा। ये बात आप याद रखने ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हाँ जी बिल्कुल एएसपी डी होगा, ब्रजेश बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको अगर मैं बता दूं कि आपने देखा होगा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं हैं इनको अशुद्धियों से कैसे अलग किया जाता है? क्या ये शुद्ध रूप में मिल जाती हैं? अगर मिल भी जाती तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी और के साथ में मिल गई, किसी अयस्क के साथ में मिली तो इनकी अशुद्धियों को हटाया जाता है। और हटाने की प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या कहते हैं इसे? विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पे इसके अकॉर्डिंग बताना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है जिससे इसकी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। ठीक है, होता क्या है भैया, विद्युत अपघटनी की बात कर रहा है तो बेटा इसमें विद्युत तो यूज करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगर इसमें विद्युत का यूज करेंगे तो विद्युत का यूज करने का मतलब क्या होगा, ये उसका अपघटन कर देगा, यानी धातु को पिघला देगा। भाई धातु पिघल गई मतलब ये है धातु पिघलेगी। जब धातु ही पिघलेगी तो उसे क्या कर लेंगे, उसे बाद में उसे अलग कर कर उसे जमाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब सीधा सीधा यही है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां पर एक धातु है वो एनोड पर बनेगी और जो अशुद्धियां हैं वो कैथोड पर होंगी। ये बात पूछी जा रही है। तो बेटा याद रखना, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, जो एनोड वाला पार्ट है तो एनोड वाले पार्ट पे अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इस एनोड वाले पार्ट पे अशुद्धियां जमा हो जाती हैं और इस कैथोड वाले पार्ट पे यहां पे धातु जमा हो जाती है, जो भी धातु जहां पर शुद्ध रूप से निकाली जाती है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है? बेटा अशुद्धता जो होती है ना, अशुद्ध धातु का जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितने लोगों का बी ऑप्शन सही है? सी नहीं होगा बेटा, सी होगा। सी कैसे हो जाएगा? दो आंसर दे रखे हैं तो दोनों ही लगा दो। अगर उपयुक्त सभी रखा है तो उपयुक्त सभी लगा दो, और अगर यहाँ पे क्या रखा है ए और बी दोनों तो वो भी लगा दो। बेटा यहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना उन पे ध्यान देना होता है कि वास्तव में वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाह रहा है जो हम विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं, यानी बिजली का उपयोग करके धातु को पिघलाकर उसे जमाते हैं और निकालते हैं, तो वो वहां पर किस प्रकार से की जाती है? एनोड पर जम जाती है कि कैथोड पर जम जाती है? तो बेटा याद रखना, जो शुद्ध होता है वो शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर जमा होती है और जो अशुद्ध होती है वो एनोड पर जमा हो जाती है। ये बात याद रखना, जब भाई हम बिजली का यूज करेंगे कैथोड एनोड रहेंगे, माइनस प्लस होगा और माइनस प्लस में माइनस पे क्या होता है याद रखना, माइनस नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी मतलब अशुद्ध और पॉजिटिविटी मतलब शुद्ध। सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कहता है हमारे पास में आइसोबार के बारे में, संभारिक के बारे में, और संभारिक के बारे में पूछा गया है। कहता है कि कौन सा जो गुणधर्म है वो इनमें भिन्न होता है, सदैव अलग होता है, वो एक जैसा नहीं होता। भाई संभारिक का मतलब क्या है? आपसे बात की जाती है कि जो संभारिक है यहाँ पे उसका मतलब क्या है। जैसे परमाणुओं के पास में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है, और क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। तो आपसे अगर मैं कहूं
कि जब यहाँ पे समभारिक की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी बेटा, समभारिक की बात की जाएगी, आइसोबार्स की बात की जाएगी, तो यहाँ पर एक तो होगी द्रव्यमान संख्या, हाँ जी बिल्कुल होगी द्रव्यमान संख्या, इसके अलावा होगी परमाणु संख्या, बिल्कुल परमाणु संख्या भी होती है। इनमें से कोई ऐसी है जो समान रहती है और कोई ऐसी है जो क्या हो जाती है, अलग होती है, भिन्न हो जाती है। तो याद रखना कि जब भी समभारिक की बात की जाएगी, उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगी, वो तो समान होगी, लेकिन जिनकी परमाणु संख्या क्या है, वो भिन्न होगी, वो अलग अलग होगी, वो हमारे समभारिक कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो तो समान रहेगी, ये बात पूछी गई है। ठीक है, तो आपका कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है, तो याद रखना परमाणु संख्या भिन्न होती है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एएसपी सी नहीं होगा, डी होगा, समझाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अवतल दर्पण कैसा होता है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण बनाने के बाद में इसके जो बाहर वाला पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, मैंने कर दिया। जैसे ही ये बनाया तो मैंने मुख्य अक्ष भी बनाई, हाँ जी बनाई। इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा इस मिरर का, वो क्या होगा, उसे पोल कहते हैं। इसका जो मिरर का क्या है, वो जो पार्ट है वो फोकस कहलाता है, और इस फोकस का जो दुगना होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये हम जानते हैं। अब क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना, तो ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर की है, चलिए ये मान लिया। और ये क्या कहता है ना, वस्तु जो रखी है ना वो 30 सेंटीमीटर पे रख दी है, तो वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर पे। सर फोकस का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, ये भी बात सही है। लेकिन 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 एक बात याद रखना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पर आपने वस्तु रख दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर वस्तु रख दी, तो बेटा वो आकार कैसा बनाएगी, तो प्रतिबिंब जो होगा वो समान आकार का होगा। क्या ऐसा होगा, प्रतिबिंब समान आकार का होगा, इमेज समान आकार की बनेगी। और अगर समान आकार की बनेगी तो जब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, लेकिन सर ये प्लस होगी या माइनस, बेटा याद रखना अवतल दर्पण में जो होता है वो लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड का मतलब है कि वो माइनस में हो। ठीक है, तो आर यहां पे क्या हो जाएगा, या फिर आर नहीं, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा आपका -30। ठीक है, अब आपको बताना है कि वैल्यू यानी बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की यू की है, क्योंकि समान आकार का बन रहा है, और समान आकार का है तो ये भी क्या होगा, -30 सेंटीमीटर ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने लोगों ने सी दिया है इसका आंसर, एएसपी ने आंसर 6 का दिया है, 7 का कौन देगा भाई। आइसोबार की बात पढ़ लिया है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कभी भी प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है अवतल दर्पण पर, तो जो इमेज बनती है वो समान बनेगी, समान आकार की बनती है। और अगर ये समान आकार की बनी है तो इसका मतलब है जितनी इसकी दूरी होगी वस्तु की, उतनी ही दूरी किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी। लेकिन वस्तु की दूरी तो सर माइनस में है, तो बेटा प्रतिबिंब की दूरी भी तो माइनस में ही लेनी पड़ेगी ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्यमान बिल्कुल भाई, कमिंग बिल्कुल आ जाओ यार, सत्यमान तुम्हारे इंतजार तो हम सबका ही है, जितने भी लोग हैं सबका इंतजार करते ही रहते हैं, सब आ जाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब बात करते हैं एक समान गति की। एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखना यहां पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, यानी इसका मतलब है कि इन 4 में से ना 3 तो सही होंगे, 3 सही होंगे तो एक गलत होगा, वो गलत वाला बता दो कौन सा होगा। आंसर क्या होना, जल्दी से आंसर बताना, क्या आंसर होगा बेटा। सबसे पहले क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई, अब जहां पर वेग चेंज ही ना हो, मैं 30 की स्पीड से जा रहा हूं, मान लो मैं 30 की स्पीड से जा रहा हूं, मैं 30 की स्पीड पे ही चले जा रहा हूं, जा रहा हूं, क्या कोई वेग चेंज हो रहा है,
वेग चेंज ही नहीं हो रहा, मैं तो 30 से चल रहा हूं, 30 से ही चले जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर याद रखना कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें वेग में परिवर्तन नहीं होता है। जितनी स्पीड होती है एक समान का मतलब क्या हुआ, समान ही रहेगी, तो वेग में परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और क्या होगा सर, आप एक बात बताओ, जब वेग में परिवर्तन नहीं है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, समान समय में ना समान दूरी चलोगे। अगर आप 30 की स्पीड पे जा रहे हो, अगर 30 की स्पीड है तो 1 घंटे में आप 30 ही चलोगे, और अगले 1 घंटे में फिर 30 ही चलोगे, यानी 2 घंटे में आप 60 किलोमीटर चले। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, समान समय ले रहे हो और समान दूरी तय कर रहे हो। ठीक है, समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो। एक बात और समझ में आ गई, जब हम यहाँ पे एक समान दूरी से चल रहे हैं, एक समान गति से चल रहे हैं, तो जब हम चलेंगे तो वेग में चेंज नहीं होगा और समान समय में समान दूरी तय करेंगे। अब आप बताओ, क्या आपने एक्सेलरेशन चेंज कर लिया? भैया एक्सेलरेशन भी तो चेंज नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन जब वेग में परिवर्तन होगा तभी तो चेंज होगा, और जब चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण हो जाएगा जीरो। और जब त्वरण जीरो है तो गति कैसी होगी, गति होगी स्थिर। तो ये सारे पॉइंट याद कर लेना। अब आंसर दे दो कौन सा होगा। पहला कहता है कि जो पिंड है ना समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ये तो सही है। क्या त्वरण शून्य होगा? बिल्कुल होगा। गति समय के साथ बदलती है। भाई इस गति कैसे बदल जाएगी, जब त्वरण नहीं बदल रहा, वेग नहीं बदल रहा, तो भाई 30 की स्पीड से जा रहा है तो 30 की स्पीड ही रहेगी, तो गति में तो परिवर्तन नहीं होगा। सी आंसर हो जाएगा। बाकी वेग अपरिवर्तित रहता है, डी भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर होगा। बेटा डी आंसर नहीं होगा। ब्रजेश गलत आंसर दे दिया, अफसोस, ये गलत जवाब है। अमित ने आंसर दे दिया है सी, सत्यमान ने आंसर दे दिया है सी। तो सी ही आंसर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसकी चाल में परिवर्तन ना होना, उसके वेग में परिवर्तन ना होना। 40 या 50, मैं मानता हूं 50 की स्पीड पे चले जा रहे हो तो 50 ही रहना, और जब 50 रहेगा तो बेटा समान समय यानी 1 घंटे में आप 50 ही चलोगे, अगले 1 घंटे में फिर 50 चलोगे, और अगले 1 घंटे में फिर 50 चलोगे। तो ये हो गया समान समय। समान दूरी तय कर रहे हो भाई, अगले अगले घंटे में 50-50 ही चले जा रहे हो, तो वेग भी चेंज नहीं हो रहा, वेग अपरिवर्तित है, चाल भी वही है। त्वरण क्या हुआ, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन हो जाए। पहले वो 30 से चल रहा था, अब वो 40 से चल रहा है, अब 50 से चल रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण तो यहां पर होगा। लेकिन यहां तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो त्वरण हो जाएगा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ में हरे हरे तो कलर के पत्ते होते हैं, हाँ जी होते हैं, लेकिन उनके फूल जो होते हैं ना लाल कलर के निकल आते हैं। कभी ना कभी लाल कलर के अलावा कभी कभी आप देखते हैं ना तो उसमें ना पीला कलर हो जाता है, कभी नारंगी कलर होता है। क्या इसमें ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज है जो इसके कलर को डिसाइड करती है, कलर को डिफाइन करती है? तो बेटा याद रखना कि पेड़ की सेल के पास में पाए जाते हैं प्लास्टिड। क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लवक। तो पेड़ की सेल के पास में क्या मिल रहा है बेटा? लवक मिलते हैं, प्लास्टिड मिलते हैं। क्या ये लवक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मतलब, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक कौन सा होता है, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल। दूसरा जिसे हरित लवक के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा होता है जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब मेरे पास में ये 3 प्रकार के लवक हैं, ये कोई ना कोई कलर देंगे, हाँ जी देंगे। जब मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा? इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल तो बेटा सुबह यानी आप जब बचपन से पढ़ते आ रहोगे कि ये हरा रंग देता है, हाँ जी हरा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है ये है जो रंग देना स्टार्ट करता है, पीला दे देगा, नारंगी दे देगा, लाल दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रोमोप्लास्ट ही है जो रंग देता है, क्लोरोप्लास्ट केवल हरा रंग देता है। फिर सर ये ल्यूकोप्लास्ट करता है, बेटा ये रंगहीन है, ये कोई रंग नहीं देता। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो कितने लोगों ने बी आंसर दिया बेटा? ए नहीं होगा, 9 का ए नहीं होगा, बी होगा। क्लोरोप्लास्ट बेटा हरा रंग देता है। अमित, अमित ने सही आंसर दिया। ब्रजेश बघेल एएसपी, बेटा दोनों के आंसर गलत हैं। एक बात याद रखना, जैसे गाजर, भाई गाजर, गाजर कैसी होती है?
बेटा नारंगी भी होती है, लाल भी होती है। हाँ जी, टमाटर, टमाटर लाल होता है। तो ये किसके कारण? प्लास्टेड के कारण। कौन से प्लास्टेड के कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट में ऐसा क्या पाया जाता है? तो याद रखना इसके अंदर कैरोटिनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटिनॉइड पाया जाता है। तो जब ये पाया जाएगा ना, इसकी वजह से इसके अंदर ना रंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब से ही रंग आना स्टार्ट होंगे तो पीला कलर आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा, लाल कलर आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन हरे रंग के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल है तो हरा रंग आएगा। ल्यूकोप्लास्ट केवल रंग देता ही नहीं, रंगहीन है। सत्यमान का आंसर आ गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बताओ, प्रिज्म तो जानते ही होगे, जानते हो कि नहीं जानते हो? भाई प्रिज्म की आंखें ही हमारी एक तरीके की होती हैं जो सामने वाले के रंगों को पहचान लेती हैं कि भाई इसका कलर आज ये है। ऐसा नहीं कि वो होली खेल के आ रहा है, इंसानों के भी रंग बदलते हैं। और जब इंसानों के रंग बदलते हैं तो हमारी आंखें वहाँ पे प्रिज्म का काम कर रही होती हैं, भले ही नहीं होता लेकिन काम कर रही होती हैं। ऐसे ही हमारे पास में ना एक प्रिज्म होता है जो सूर्य के किरणों से 7 कलर निकालता है। जो सफ़ेद कलर में बन के आती है ना, वो भी 7 रंगों में विभाजित होती है। 7 कलर होते हैं उसके अंदर, और उसको बताने वाला कौन है? प्रिज्म होता है। और यही कारण है कि आप जब देखते होंगे बारिश हो जाती है तो बारिश की बूंदें प्रिज्म का काम करने लग जाती हैं और इंद्रधनुष बन के तैयार हो जाता है, यानी 7 रंग बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही होता है यहाँ पे कि अब बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके कारण होता है। बेटा याद रखना, जब इंसिडेंट रे जाती है, कौन सी रे जाती है? इंसिडेंट, जिसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। और जब ये आपतित किरण जाती है तो आपकी पर जैसे ही इस प्रिज्म पर पड़ती है तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है अपवर्तन। तो ये क्या करेगी? ये मुड़ जाती है। जिनको इसको जाना कहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसे चली जाती है? ऐसे जाती है, ठीक है। और जब ये ऐसे जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर से अपवर्तन होता है। और फिर से अपवर्तन होता है तो क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण इसको कैसे जाना चाहिए था, अब ये कैसे जाएगी? तो बेटा ये इस प्रकार से जाती है, ठीक है। आप यहां पे क्या देख पा रहे होगे? ये 3 प्रकार से गई थी, लेकिन 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 यहां पे क्या होगा? यहां पे देखो, ये क्या काम करेगा? ये नॉर्मल का काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल। और इसके लिए कौन काम करेगा? इसके लिए ये नॉर्मल का काम करेगा। तो जैसे ही नॉर्मल का काम करेगा तो इन दोनों के बीच में ना कोई एंगल बनेगा। इसके बीच में एक एंगल और इसके बीच में ये एंगल। इस वाली को कह रहे हैं हम आपतित किरण। हाँ जी बिल्कुल, आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रिज्म से बाहर निकल के आती है उसे कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं उसे? निर्गत किरण कहते हैं। और दोनों के बीच में जो एंगल बना है ना, वो एंगल जो होता है ना, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 30 ही होगा। इसलिए यहां पर जो दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के समान होता है। ऑप्शन नंबर आप देख लो कौन सा आंसर होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा, पहला कहता है निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। बेटा नहीं। बी कहता है निर्गत कोण आपतन कोण से छोटा होता है। नहीं, आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर रीजनिंग एंड मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करवाओ। अमित कुमार, आपने कहा था करवाएंगे। बेटा करवाएंगे, मैंने बात कर ली है सर से बात हो गई है, वो क्लास ले लेंगे। थोड़ा सा तबीयत उनकी सही नहीं चल रही, पता नहीं बोल तो रहे थे। अब भाई अब उनके ऊपर है, मैं तो अपनी क्लास ले लेता हूँ। गुरुदेव हिंदी की क्लास क्यों नहीं होती है अब बहादुर सर की? चलिए मैं बात करता हूँ। अब मैंने अभी बात नहीं की थी, रीजनिंग वाले से मेरी बात हो गई थी। यादविन सर से भी बात हो गई है, तो यादविन सर आपकी मैथ्स की क्लास लेके आएंगे। बाकी का रीजनिंग की क्लास भी होगी। और हिंदी के लिए मैं आपने बोला है तो मैं आपसे उनसे बात कर लूँगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? मेरी क्लास से कोई दिक्कत हो वो भी बता दो। ये भी बता दो भाई। दूसरे के लिए तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा भी कुछ बता दिया करो कि हाँ सर आप गंदा पढ़ाते हो, कि सर आप भाई गंदे का मतलब भाई नॉर्मल सच। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारा बोल के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिविटी के साथ में आंसर आता है, वो अच्छा लगता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा अच्छा सब चीज़ें अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ों से दोबारा उगाया जाता है? आपने देखा होगा कि जड़ है, पत्ती है, पौधे के कोई भाग होते हैं, इनसे ना क्या करते हैं हम ना, इनसे ना दोबारा पौधा उगा देते हैं। मतलब भाई मतलब ये है कि इससे हम करते हैं कायिक प्रवर्धन। इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहा जाता है?
वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है कि हम मान लो जड़ के द्वारा किसी पौधे को उगा दें। मान लो हमने जड़ नहीं, हमने उसका तना काट दिया, उस तने से हमने पौधा उगा दिया। हमने मान लो क्या कर दिया, तने की जगह पे हमने अब उसके बीज से क्या कर दिया, बीज से पौधा उगा दिया। अब बीज के अलावा हमने क्या कर दिया, उसके जड़ के अलावा, तना के अलावा, बीज के अलावा हमने क्या कर दिया, हमने हाँ उसकी पत्तियां लेके हमने वो लगा दी, वो पत्तियां ही आपके ऊपर चली आई। तो वो क्या होता है, इसी को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो जब कायिक प्रवर्धन होता है तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा है जो जड़ से निकल के आ जाएगा। उसकी जड़ काट दो, जड़ कहीं लगा दो, निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। यू आर भाई, थैंक यू भाई, तारीफ के लिए तो नहीं बोला था, लेकिन यह है कि मैंने पूछा था कि मेरे में कमी हो या मेरी क्लास से कोई रिलेट करके कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही हो, या कुछ आपको एक्स्ट्रा में कुछ चाहिए हो, नया कुछ चाहिए हो, कोई टॉपिक हो उसको समझना, वो बोलने को बोला था। चलो, स्वीट पोटैटो है, सत्यमान का आंसर आ चुका है, अमित कुमार का आंसर आ चुका है, एएसपी का आंसर आ चुका है, बहुत सही आंसर दिया है। और ये क्या है, ये जमीन से जुड़े लोग हैं जिन्होंने ये आंसर दिया है, क्योंकि इनको भी पता है कि शकरकंद जो होती है, जो कि आपकी स्वीट पोटैटो के नाम से जानी जाती है, ये रूपांतरित जड़ होती है। और रूपांतरित जड़ के जैसे ही हम इसको लगाकर यानी दूसरी जगह पर लगाते हैं, काट देते हैं, काटने के बाद भी लगा दें तो ये फिर से उग आती है, फिर से एक पौधा बनकर तैयार हो जाता है। बाकी आपका मक्का, गेहूं, चावल ये बीज से उत्पन्न होते हैं, ना कि जड़ से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। बहुत सही आंसर दिया है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये इसका बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर देना। बेटा देखो, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं सर, पहले तो हमें ये नहीं पता हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अरे बता रहा हूं ना, हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो आप खुद देखें, इसके नाम में क्या है, हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और क्या है, और कार्बन है, H है और C है। तो ये H और C से क्या बनेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अब आप बता दो कि जब हम इसकी ऑक्सीजन से क्या करा दें, ये कह रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, ऐसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे। लेकिन सर दो प्रकार की रिएक्शन होगी, कैसे, अगर इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑक्सीजन इसे बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाए। अच्छी मात्रा मतलब ऑक्सीजन की अच्छी प्रेजेंस हो, उस टाइम पे हो जाएगा पूर्ण दहन। अच्छी प्रेजेंस तो क्या हो जाएगा, पूर्ण दहन होगा, पूरी तरीके से जल जाएगा। अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे कैसे होगा। तब आप कहेंगे कि मैंने ले लिया हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन CH4, क्योंकि इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब मैंने अभिक्रिया कराई इसकी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। जैसे ही मैं अभिक्रिया इसकी कराता हूं तो यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बन जाएगा बेटा, पानी बन के तैयार हो जाएगा। तो बेटा क्या बना है, पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर तैयार हुआ है। लेकिन सर अगर अपूर्ण दहन हो जाए तो, अपूर्ण दहन मतलब, अपूर्ण दहन का मतलब है कि सर हमने ऑक्सीजन दी ही नहीं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम कर दी जाए तो बेटा अपूर्ण दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन का कम होना। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, तो बेटा बनेगा यहां पे कार्बन मोनोक्साइड। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये मोनोक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका आंसर जो पूछा गया है वो पूर्ण दहन के लिए पूछा गया है। तो कार्बन मोनोक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल। ठीक है, क्योंकि पूर्ण दहन से ही रिलेट करके चलेंगे कि भई हमने जला दिया उसको, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने तो उस चीज को जलाएंगे, और जलाएंगे तो पूर्ण दहन कराएंगे, और पूर्ण दहन कराएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कराएंगे, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो मेथन की गैस जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। सर अभी जो पेपर हो रहे हैं ग्रुप डी, वो क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं क्या, बेटा ग्रुप डी के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। जो मैं आपको 3 दिन से करा रहा हूं ना, वो 3 दिन से वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में आ रहे हैं। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये इसी साल इसी टाइम पे आने वाले क्वेश्चन है। जो पहले दिन क्लास कराई थी वो 27 तारीख के थे, जो कल कराई थी वो 28 तारीख के थे, और जो आज करा रहा हूं वो 1 तारीख के हैं। कल मैं 2 तारीख के लेके आऊंगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लेके चला रहा हूं, और क्या चाहिए। ठीक है, बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। मान लीजिए एक बस है, आपने देखा होगा कि जैसे ही बस आगे चलती है हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। हाँ जी लगता है। सर बस रुकती है तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है। बिल्कुल लगता है।
क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ये होता है किसके कारण? जड़त्व के कारण। जड़त्व जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया क्या होता है? ये डिपेंड किस पे करता है बेटा? ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और अगर ये द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा तो ये क्या चाहेगा? ये ना चलना भी नहीं चाहेगा। ये अगर दौड़ रहा है तो दौड़ते रहना चाहता है, ये अगर कोई सो रहा है तो सोते रहना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आपने काम करवा लिया तो वही काम करते रहेगा, ये रेस्ट नहीं करेगा। रेस्ट करवा लिया तो रेस्ट ही करता रहेगा, ये काम नहीं करेगा। ऐसे प्रकार का, इसे इनर्शिया कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही मैं बस पर चढ़ के खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, ऐसे खड़ा हूं, मान लो ये व्यक्ति मैं हूं और ये बस का प्लेटफॉर्म है, ये खड़ा है, और ये खड़ा होते ही जैसे ही बस चलती है, हाँ जी चलती है, तो बस जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पर मुझे पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों लगा? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इसके जो पैर हैं वो प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं। हाँ जी लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो पैर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शरीर अभी भी रेस्ट रहना चाहता है। शरीर को अभी पता ही नहीं है कि बस चल चुकी है, तो शरीर रह जाता है पीछे और बस चली जाती है आगे। इसी वजह से हमें क्या लगता है? हमें यहां पर धक्का लगता है पीछे की ओर। वो वास्तव में धक्का नहीं होता, हमारा शरीर ही पीछे रह चुका होता है, इस कारण से हमें धक्का लगता है। अब मान लो बस रुक जाए तो ये चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, फिर क्या हुआ? ये बस में बैठा व्यक्ति को, शरीर को पता चल गया ये चलते रहा है, अब ये रुकेगा नहीं। शरीर नहीं चाहता कि अब रुके, लेकिन क्या होता है? बस रोक देते हैं। बस रोका तो क्या होता है? अब पैर तो उसके साथ में रुक गए, प्लेटफॉर्म के साथ में, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट, ये अभी इसको लग रहा है अभी रुकी नहीं है, बस अभी भी चले जा रही है, मस्त चले जा रहे हैं, ये आगे चला जाता है उसके साथ। फिर जब होश आता है, जब सिर टकरा जाता है, तब इसे होश आता है, अरे बस तो रुक चुकी है। तो ऐसा ही होता है जड़त्व के कारण। और जड़त्व के कारण होता है तो जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन का पहला नियम है, ऑप्शन नंबर ए। तो बस अचानक चले तो यात्रियों को धक्का पीछे की ओर लगना, और बस अचानक रुक जाए तो यात्रियों को आगे की ओर धक्का लगना, ये जड़त्व का नियम कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा। तो गुरुजी किस चीज का रिप्लाई चाहिए? सत्यमान मुझे बता तो दो किस चीज का रिप्लाई चाहिए, मैं वही बता दूंगा। अमित कुमार का आंसर बी है, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया कहाँ से? अच्छा ये पुराने वाले का आंसर दिया, कार्बन मोनोक्साइड न्यूटन फर्स्ट लॉ। हाँ जी अमित कुमार, न्यूटन का पहला लॉ है। सत्यमान का भी आंसर सही है। अब सत्यमान तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछ लो, तब मैं आपके रिप्लाई करूँ। ये तो बताओ किस चीज का रिप्लाई करना है, मुझे पता ही नहीं है। आप बिना क्वेश्चन के रिप्लाई कौन करता है, ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या कहता है बेटा? हमारे पास में 2 ओम का एक प्रतिरोध है, हाँ जी है। 5 एम्पियर की विद्युत धारा है, बिल्कुल। 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, टाइम भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हीट निकालनी है। हीट सर, हीट किससे निकालेंगे बेटा? ऊष्मीय प्रभाव सुना है? हाँ जी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब है जैसे आपकी प्रेस, भाई स्त्री आयरन करते हो ना, भाई क्या दे रहे हो उसे? करंट प्रोवाइड कर रहे हो, और करंट प्रोवाइड करके गर्म हो जा रही है वो। यहां पर आपका अभी का टाइम जो चल रहा है सर्दियों का टाइम है, जैसे ही हम उसे रॉड को करंट प्रोवाइड करते हैं, रॉड गर्म हो जाती है, पानी भी गर्म हो जाता है। मतलब सर हम करंट प्रोवाइड करें तो हीट बनेगी? हाँ जी बनेगी, लेकिन हीट तब बनेगी जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। और हाई रेजिस्टेंस का मतलब वो करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? उस जगह पे हीट लेके आ जाएगा, बहुत सारी हीट लेके आ जाएगा और उसको गर्म कर देगा। यही कारण है कि प्रेस गर्म हो जाती है, यही कारण है कि आपका जो ओवन है वो गर्म हो जाता है, यही कारण है कि जो पानी गर्म करने की जो मशीन आती है, रॉड आती है, वो गर्म हो जाती है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। और यही कारण है कि आपका जो बल्ब है वो जलता है। ट्यूब जे आपके बल्ब जो 100 वाट के बल्ब आते हैं वो ऐसे ही जलते थे। यहां पे क्या दिया है? प्रतिरोध दिया है। आर बराबर मुझे दे रखा है 2 ओम का, इसके अलावा 5 एम्पियर की धारा दे रखी है, यानी आई बराबर दे रखा है 5 एम्पियर का, और यहां पे टाइम दे रखा है 10 मिनट का, तो टाइम दे रखा है मुझे 10 मिनट। ठीक है, और जैसे ही मुझे ये दिया है, मुझसे पूछ लिया उसने ऊर्जा क्या होगी, भैया ऊष्मा क्या होगी, तो बेटा ऊष्मीय ऊर्जा का रूप फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास में फॉर्मूला है, आप लगा देना। आई की वैल्यू दी है, हाँ जी दी है, कितनी दी है? 5 दी है, लेकिन 5 का तो सर स्क्वायर है, हाँ जी है, मैंने लगा दिया। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू तो 2 है, और टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है। अब 5 की वैल्यू हो गई 25, और ये हो जाएगा आपका, तो से मल्टीप्लाई करेंगे 30। ठीक है, अब जब यहां
कितनी देर रखी है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 10 मिनट जो है ना इसको सेकंड में चेंज करेंगे, ये 10 नहीं है, इसको सेकंड में चेंज कर लो। ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड। ठीक है, इसको सेकंड में भी चेंज करना होता है, मैंने इसको मिनट ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका 600। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1200। और जब ये 1200 होगा मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 25 से, जो आ जाएगा 30,000। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30,000 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस बेटा टाइम का ध्यान रखना, ये जो मिनट में दे रखा था, ये मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। यहां पर सर प्लीज मैथ रीजनिंग की अभी भी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ जी कर देंगे, अगर आपके पास हो। बेटा पास नहीं लानी पड़ती है, पूछना पड़ता है बच्चों से, ऐसे थोड़ी ना कि मैं पेपर निकाल के ले आया सर पर पता चला कि मैं जेल में, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे ही बताते हैं कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पीडीएफ बनाकर तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमारे द्वारा ऐसा नहीं है कि हम जाकर निकाल के ला रहे हैं, ये बच्चे जो एग्जाम दे के आते हैं, जो बच्चे को एग्जाम में याद रह जाता है वो क्वेश्चन हमें भेज देता है। हम यहाँ पे एक दिन में नहीं, इसलिए मैं इसको लिए 2 दिन तैयार करने में लेता हूँ, मैं एक दिन नहीं। ऐसा नहीं आज ही पेपर आज ही निकाल के रख दिया, पता नहीं क्यों गलत हो जाए, क्यों बच्चे को गलत बताना, इसलिए मैं एक दिन एक्स्ट्रा लेता हूँ, सारा चीज कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल करके तीनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, 3,000 नहीं बेटा 30,000 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है। भैया सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करता क्या है। बेटा ये बताता है धारा की दिशा को, ये बताता है चालक की गति की दिशा को। अब बताओ कैसे बताओगे, तो यहां पर फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम ऐसे दिया कि ऐसा करो कि अगर आपके पास में एक इंडेक्स फिंगर है, भाई ये इंडेक्स फिंगर ये होती है, तो इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर और ये आपका अंगूठा, इन तीनों को ऐसे रख लो कि ये 90 डिग्री पे आ जाएं। मतलब भैया ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर और अंगूठा, इन तीनों को मैंने ऐसे रखा कि 90 डिग्री पर आ जाए। अब कैसे भी देखो, इधर देखोगे ये 90 पे, ये दोनों 90 पे होंगे, ये और ये 90 पे होंगे, तो इस प्रकार से ये दोनों भी 90 पे होंगे, तो तीनों 90 डिग्री पर रख लिए। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, याद रखना जब हम यहाँ पे इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है, बिल्कुल। जब हम इस अंगूठे की बात करते हैं तो ये क्या बताता है, ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन बताता है। और यहां पर जो इंडेक्स फिंगर है, सॉरी मिडिल फिंगर है, ये करंट की दिशा को बताता है। हमसे पूछा गया है कि धारा की दिशा कौन बता रहा है, तो बेटा धारा की दिशा यहां पर मिडिल फिंगर बताती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। ब्रजेश बघेल का आंसर सी, एएसपी का आंसर सी, अमित का आंसर सी, और सत्यमान ने आंसर दिया नहीं है। फिर सत्यमान कहते हैं कि सर आपने बताया नहीं, मेरी तो बातें सुनते ही नहीं हो, मेरा तो रिप्लाई करते ही नहीं हो, और जबकि सत्यमान कुछ पूछते ही नहीं है, रिप्लाई करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आ चुका है, और ये क्या कहता है, आर्किमिडीज आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। जब हम लिक्विड के प्रेशर की बात करते हैं तो वहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 9-10 से क्वेश्चन चला आ रहा है और आज भी पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु पानी में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो इसमें ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जैसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल का जो परिमाण होता है वो वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए पानी के वजन के बराबर होता है। क्या बक दिया, अरे बता रहा हूं भैया, ये चीज जो मैंने बोली है ना, तो मैंने क्या किया, यहां पर आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से था कि ये जो है, ये पूरा बीकर जो था, पूरा जो हमारे पास में कंटेनर था वो भरा हुआ था। ठीक है, इसके पास में एक छोटा कंटेनर रख लिया, हाँ जी रख लिया, एक बर्तन रख लिया। इन्होंने क्या किया कि एक 5 किलोग्राम की एक वस्तु यहां पे क्या की, 5 किलोग्राम की वस्तु इसमें डुबोना स्टार्ट किया। हाँ जी किया। जैसे ही इसे डुबोया जाता है, ये क्या करता है, ये अपना पानी जो है इससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका वजन होगा, उसने द्वारा ये विस्थापित कर देगा। तो यही पाया गया कि इस 5 किलोग्राम की वस्तु जैसे ही अंदर की तरफ में जाती है, कुछ पानी बाहर निकल जाता है, और इस पानी का बाहर निकलना कितना है, 2 किलोग्राम का पानी बाहर आता है। लेकिन भाई इसका जो वजन तोला गया इस वस्तु का, ये कितना रह गया, ये 3 किलोग्राम का रह गया। इसका मतलब क्या यहाँ पे जो कमी हुई वो उस वस्तु में हुई,
हाँ जी, वस्तु के वजन में वो कमी देखने को मिली, लेकिन वास्तव में नहीं, एक आभासी है। और वो आभास इसलिए हुआ क्योंकि इस पर ऊपर की ओर, इस वस्तु पर क्या कर रहा था, इस वस्तु पर ऊपर की एक ओर बल एक कार्य कर रहा था, और जिसका नाम था बुयोंसो फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल, जैसे ही पानी में किसी भी वस्तु को डुबोते हो तो एक बल ऊपर की ओर धकेलता है, वही उत्प्लावन बल कहलाता है। और वही कमी जो है, वो पानी में डूबी हुई वस्तु की कमी जितनी थी, वो जितना पानी उसने विस्थापित किया उतने के बराबर थी। यही बात बताई थी आर्किमिडीज ने। तो क्या होगा, इसमें कहां बल लगाया जाएगा बेटा, ऊपर की ओर लगाया जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितनों का आंसर, सत्यमान का आंसर आ गया, बस एएसपी का आंसर आ चुका है। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है। अमित कुमार थोड़ा सा आगे कर लो अगर आप पीछे हो तो। ब्रजेश बघेल ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पीछे चल रहे हो तो आप थोड़ा सा आगे कर लो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका 16 और आप आंसर दे रहे हो 15 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। आपको पता है फसलों को नुकसान होता है, हाँ जी होता है। तो फसलों को नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा हल्के हल्के कीड़े घूम रहे होते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, पत्तों पे कीड़े आ जाते हैं, तो उनको मारने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम कीटनाशक का यूज करते हैं। और कीटनाशक का जो अगर यूज करेंगे, तो कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, वही फसलों की वृद्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता। बेटा फसलों को बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का यूज किया जाता है। कीटनाशक क्या है, कीट का नाश करने वाला, और कीट को ही तो नाश करेंगे, और कीट का नाश करेंगे तो क्या वृद्धि कर देगा, ये वृद्धि नहीं करता है। ये बस इतना कर देगा कि आपके जो फसल है उसको कीटों से बचा लेगा, कीड़ों से बचा लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है अगला। अगला क्वेश्चन आता है 18। क्या कहता है बेटा, गोल्जी उपकरण की बात करता है। गोल्जी, सर ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। बेटा सुना सुना नहीं है, आपके पास सेल है, हाँ जी होगी। और अगर सेल है तो उसमें गोल्जी काय पाया जाता है, और गोल्जी काय पाया जाता है, ये वही है जो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, ये वही है जो प्रोटीन की पैकिंग करता है, ये वही है जो कोशिका के अंदर से बाहर सही चीजों को पहुंचाने का काम करता है। और ये गोल्जी काय वही है जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। अगर ये इतना सारा काम कर रहा है तो सर ये बता दो ये पार्ट किसका है, बेटा यही तो बताना है। आप यहां पे देख पा रहे होगे कि ये जो है ना, ये सेल है, और इस सेल के पास में ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है वो आपका किससे बना हुआ है, सही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मान लो ये है एक सेल। क्या है, ये है एक सेल, और इस सेल के पास में बीच में क्या होता है, नाविक होता है। और इसके पास में आपको इस प्रकार से एक संरचना देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं ईआर। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी का पार्ट टूट टूट कर क्या बन जाता है, एक थैलीनुमा संरचना बना देता है इस प्रकार की। इसी को कहा जाता है गोल्जी काय। और ये गोल्जी काय जो बना होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना होता है, ये उसी का पार्ट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनवाने का काम कर रहा होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। भाई इनकी पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी, इनको मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा, इनको एक जगह से दूसरी जगह भी तो पहुंचाना पड़ेगा। ये काम करता है गोल्जी काय। इसलिए याद रखना ये किसका हिस्सा है, तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है, ये याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का शायद सी होगा, हाँ शायद नहीं सी है, एएसपी ने तुक्का लगा दिया है। हाँ अमित भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुम पीछे चल रहे हो, आगे कर लो। ठीक है, तुम क्वेश्चन नंबर अभी की बात करो तो 18 चल रहा है, और तुम जो आंसर दे रहे हो वो 16 का दे रहे हो। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलो आगे, अगर आप ना आते ना या फिर देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भाई आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे प्रजनन होता है, हमारे यहाँ पे नहीं सबके यहाँ पे होता है। प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन क्या है, प्रजनन आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक प्रजनन और एक होता है लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक और अलैंगिक में क्या होगा, तो अलैंगिक प्रजनन ऐसा होता है जहां पर नर और मादा की जरूरत नहीं है, और लैंगिक प्रजनन में नर और मादा की जरूरत पड़ती है। अलैंगिक प्रजनन से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार से पूछा गया है कि बहुगुणी विभाजन जो है वो इनमें से किस में होता है। तो बेटा याद रखना कि हमारे पास में मल्टीपल फिशन का मतलब है कि यहाँ पे जो पेरेंट सेल होती है, यानी एक सेल जो होती है, इस सेल के द्वारा जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस ना, ये कन्वर्ट हो जाता है धीरे 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 करके किसमें, कई सारे न्यूक्लियस में। और ये कई सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये न्यूक्लियाई जो है
ये साइटोप्लाज्म को भी क्या कर देती है, ये आसपास साइटोप्लाज्म को भी यहाँ पे बता देती है कि बेटा हम न्यूक्लियस जो है बन चुके हैं, अब तुम ऐसा करो हमें अलग अलग सेल प्रोवाइड कर दो। तो ये क्या है, अलग अलग सेल प्रोवाइड कर देते हैं, जो इसका सिस्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो चीज होती है ना, ये आपने सुना होगा, ये किस में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है। और ये प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है, और ये परजीवी ही है जो मलेरिया बन जाता है। तो मलेरिया का परजीवी है, इसमें मल्टीपल फिशन होता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। कैसे फैलता है, मल्टीपल फिशन की वजह से फैल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सर हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा हाइड्रा बेटा इस प्रकार से आपने देखा होगा, हाइड्रा इस प्रकार से छोटे छोटे बड टाइप के में बना हुआ होता है, इस प्रकार का। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पार्ट यहाँ से अलग हो जाता है, अलग हो गया मतलब यानी इसने क्या कर लिया, बड को अलग कर लिया, यानी बडिंग कर लिया। तो हाइड्रा जो है वो बडिंग करता है, बडिंग प्रकार से अलैंगिक प्रजनन करता है, ठीक है। प्लेनेरिया जो है, ये प्लेनेरिया जो है ये क्या करता है बेटा, ये प्लेनेरिया आपका बहुत ऐसा है, इसको टुकड़ों में काट दो ना, तो जितने टुकड़े आपने काटे हैं उतने टुकड़े बन जाएंगे, उतने नए जीव बन जाएंगे। तो ये किस प्रकार से क्या कर लेता है, ये इस प्रकार से प्रजनन करता है। अब की गलत हो गया। चलो अमित, तुम क्या दिव्यांशी हो क्या? अमित दिव्यांशी हो क्या बेटा? ऐसे ही सत्यमान की कल पूछोगे कि सत्यमान तुम लड़की हो क्या? ऐसी एएसपी तुम, भैया तुम कौन कौन क्या है पता ही नहीं है, लेकिन नाम से भाई जो नाम लिख के आता है, अब उस नाम से ही हम लोग पुकार सकते हैं, उस नाम से ही बोल सकते हैं। चलिए, वैसे पता नहीं कौन क्या है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भाई आपने देखा होगा ना कि पानी के साथ में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही लोहे का टुकड़ा आता है, ये इतना ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है, ये खुद हाइड्रेट आयन बना लेता है और उसे कह देते हैं जंग। और जो जंग लगती है उसी को कहा जाता है क्षरण, उसी को कहा जाता है क्या, कोरोजन। तो कोरोजन जो होता है वो इनमें से किसके कारण होता है? तो मैंने अभी बताया किसके कारण होता है बेटा, ये याद रखना, कोरोजन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी फेरस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन को खोने लग जाता है, और इलेक्ट्रॉन को खोना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आयरन का ऑक्साइड बना लेना, वो क्या है, वही क्षरण है। और जब ऑक्साइड बन रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो पानी की कम, पानी आ जाता है, नम स्थान हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाए तो आयरन का हाइड्रेटेड आयरन बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और ऑक्साइड जुड़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ होगा। इसलिए जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और इसी वजह से लोहे में जंग लगती है। ए नहीं होगा, सी होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना दे, कंबाइंड हो जाए, कॉम्बिनेशन है। यहां पे कंबाइंड थोड़ी हो रहा है, यहां पे तो ये इसको हटा रहा है, खराब कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है? लिक्विड क्या होता है भैया, लिक्विड क्या होता है ये सभी जानते हैं कि मान लीजिए इस बर्तन में ये लिक्विड पड़ा है, हाँ जी है, ये कितना है, ये है मान लो 2 लीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ना अब इसको इस बर्तन में डाल दिया। क्या किया मैंने, मैंने एक बर्तन लिया ऐसा, और इस बर्तन में इसी पानी को डाल दिया। ये इस पानी का भी आयतन क्या है, 2 किलोग्राम या 2 लीटर, ठीक है, ये भी 2 लीटर है। क्या पानी के आयतन में कोई कमी पाई गई? नहीं पाई गई, जितना 2 लीटर इसमें था मैंने इसमें डाल दिया तो 2 लीटर। लेकिन पानी ने शेप बदली, हाँ जी बदली, इसका कोई आयतन नहीं होता, जिस बर्तन में डाल दो वैसा शेप ले लेता है। लेकिन आकार, आकार निश्चित हो सकता है, इसका वॉल्यूम निश्चित हो सकता है। कैसे? तो आप यहाँ पे कहेंगे इसका इसका जो आयतन है वो निश्चित हो सकता है, आकार निश्चित नहीं हो सकता। तो आयतन निश्चित क्यों है? क्योंकि 2 लीटर था, 2 लीटर इसमें था, 2 लीटर मैंने नीचे डाल दिया, वो भी दोनों में डल गया। लेकिन आयतन तो नहीं बदला ना, 2 लीटर का 2 लीटर ही रहा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी बर्तन में डालने पर वो 1.5 लीटर रह गया, ऐसा तो नहीं है 1 लीटर रह गया, 2 लीटर ही रहेगा। जब दूध आप लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो 1 लीटर का लेके आता है और 1 लीटर डाल देता है। तो भाई आपके बर्तन में डाला गया दूध भी 1 लीटर ही तो होगा। तो बेटा आयतन तो निश्चित है ना, आकार भाई वो लेके आया था एक कंटेनर यानी लीटर, और आपने इतने बड़े भगोने में ले लिया, तो आकार पहले इतना ऐसा था और आकार अब भगोने वाला हो गया, तो शेप निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं, लिक्विड का निश्चित आकार होता है। भैया यही तो मैं बता रहा हूं, निश्चित आकार कहाँ होता है?
निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून त्रिशा, त्रिशा 2 बार त्रिशा। वही भाई, तुम एक कैसे पहचान लेते हैं आप लोग भाई। नहीं मैं अमित ही हूँ सर, मुझे जानते हैं पर्सनली। भाई अमित, मैं तुम्हें पर्सनली जानता हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इतना जानता हूँ अमित हो। सर मेरे मैसेज आपके पास लेट पहुंचते हैं। अब भाई मेरे पास में लेट आते हैं भाई, तुम देर में करते होगे तो देर में आते होंगे, मेरे पास में जब आ जाते हैं मैं तुरंत आंसर दे देता हूँ। गुड आफ्टरनून, और सत्यमान का आंसर आ गया बी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी जो क्लास है क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। और अगर 21 क्वेश्चन गलत आपके सही हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि ऐसे लेवल नहीं पूछा जा रहा कि जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो। मुझे लगता है कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप यहां पर 20 में से यानी 25 में से 20 से 21 पहुंच पाओ। ठीक है। तो भाई 20-21 का फर्क होना चाहिए, 18-19 का फर्क नहीं होना चाहिए। तो 20-21 पहुंच जाओ बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आने पर 15, 14, 18, 16 रह जाते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर जाएगा, और इसी वजह से ग्रुप डी में आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ज़्यादा अच्छा लेवल यानी बहुत टफ लेवल नहीं आ रहा, एक नॉर्मल लेवल पूछा जा रहा है। कभी वो आपसे पूछ रहा है क्षरण के बारे में, तो कभी लिक्विड के बारे में पूछ रहा है, तो कभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमसे रजिस्टिविटी के बारे में पूछ लेता है, जो कई बार पढ़ चुके हैं, मैं तो कई बार क्लास में करा चुका हूँ रजिस्टिविटी को। तो ऐसे क्वेश्चन आप, गुरुजी आप हमें जानते हैं, गीता हूँ वो गीता। अब भाई तुम्हें कैसे जानेंगे। अब कोई ऐसे आ जाए मेरा नाम सत्यम है और जो दिख नहीं रहा सत्यम बोले, और मैं कहूँ कि वो, अब वो सोचे कि सर बताओ मैं कौन हूँ। मैं तो वही बोलूंगा जो सामने दिख रहा है, सत्यम ही बोलूंगा या सत्यमान बोलूंगा, जो भी आपका नाम है। अब तुम खुद और कहीं और निकल जाओ, कुछ और नाम लेके आ जाओ, मुझे क्या पता चलेगा। अब यहाँ पे चेहरे तो दिखते नहीं है। अब चेहरा दिखे तो भाई तुम सत्यमान बोल लो या कुछ और बोल लो, मैं तो वही बोलूंगा जो मैं जानता हूँ। ठीक है। एग्जाम समाधान वाले लाइक करें, ओनली स्टडी। एग्जाम समाधान वाले लाइक क्यों करें भैया। अगर एग्जाम समाधान वाले को अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कोई बात नहीं है। बाकी का मैं बता दूं, हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाईएससी ऐप, और आप चाहते हैं कि एक अच्छे कोर्स से आप जुड़ जाएं, आप चाहते हैं कि सस्ते में एक अच्छे कोर्स से जुड़ जाएं, आप चाहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, आप चाहते हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं इसी तरीके से आपको बैच मिल जाए, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है। इस बाईएससी ऐप पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, 99 रुपए में आपको यहाँ पे बैच मिल रहे हैं। तो बेटा जो ऑफर अभी चल रहा है 99 रुपए का, तो आप अभी इस ऑफर में जुड़ सकते हैं, और अभी आपके पास में मौका है तो इस बैच को ले सकते हैं। जो होम गार्ड का बैच है, आपके पास में यूपी कांस्टेबल का बैच है, बहुत सारे बैचेस हैं, आप चाहते हैं पढ़ना तो आप कोई भी एग्जाम इस बार निकाल सकते हैं। कई सारी वैकेंसीज आपके पास में है, यूपी एसआई की वैकेंसी है, यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ गई है, होम गार्ड की भी वैकेंसी चल रही है, इसके अलावा आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल भी चल रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम चल ही रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम भी आने ही वाला है कुछ टाइम बाद। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास में ऐसी हैं जिनको हम अगर अच्छी तैयारी कर लें, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए, और इस प्रकार से चीज़ों को पढ़ाया जाए कि वो चीज़ें हमारे एग्जाम में काम आए, तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर उन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ में जुड़ें, आपको लगता है जहां पर भी, लेकिन पढ़ाई करें क्योंकि आपके पास में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मैं आपकी कोचिंग का एक्स स्टूडेंट हूँ सर। भाई एक्स को तो लोग भूल जाते ना। हाँ हो गए, मैं नहीं ऐसे तो नहीं पहचान पाऊंगा, सामने आ जाओगे तो पहचान लूंगा। अच्छा अमित वो तो नहीं है, वो लंबे वाले अमित। क्यों। नहीं सर गीता हूँ, बट आईडी चेंज न्यू बनाई है आपके 1 लाइक बढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया है सत्यमान भाई। सॉरी भाई नहीं गीता। तो ये तो बहुत अच्छा किया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ें ये मैं कहूँगा। लाइक तो मैं कहूँगा कि कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं ये मेरे के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ना कि एक लाइक के लिए। हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपके कोई डाउट यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं तो आप हेल्प कर दीजिएगा, और क्या चाहिए।
आपको चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। बाकी का हमारा जो काम है, हम आपके सामने रोजाना 12 बजे उठकर आ जाते हैं, आपको पढ़ाने लग जाते हैं, चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। भले ही यहाँ पे लाइक कम हो, व्यू कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मेहनत कर रहे हैं। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो कच्चे, कम से कम वो बच्चे तो हमारे साथ में पढ़ते ही हैं, वो बच्चे तो रोजाना आ ही जाते हैं। ठीक है सर, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला एक साथ करा दें, ठीक है? या अगर आपकी ये चीज़ है तो मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला, और मैं फार्मूला की जगह पे मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आपके कहीं ना कहीं फिजिक्स में न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। आपके लिए ये भी किया जाएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके लिए जरूर कराए जाएंगे, जिससे आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा और आपके न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। 12 बजे आपकी क्लास होती है और आप रोजाना मेरे साथ में 12 बजे जुड़ सकते हैं साइंस की क्लासेस के लिए। अगर आपके पास में कोई डाउट है, ग्रुप डी के पेपर के लिए आपके पास में कोई डाउट है, तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं। जैसा एग्जाम आ रहा है वही सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो बच्चे हमें बता रहे हैं जिस प्रकार से, वो क्वेश्चन मैं आपको हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में, फॉर्मेट के रूप में लेके आ जाता हूँ, जो कि वास्तव में सेम क्वेश्चन ही रहते हैं। आपकी एग्जाम जब आ जाए ना, जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद में एग्जाम की पूरी लिस्ट बन के आती है, आप चेक कर लेना ये एक क्वेश्चन फंसे थे कि नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ग्रुप डी आए हैं, ठीक है, हाँ भी बिल्कुल, जो ग्रुप डी में आ रहे हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।